आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। मैं कृष्णा लोधियाल 365 दिन के लाइव चैलेंज के इस आई थिंक 81th वीडियो है। ठीक है, नंबर मैटर नहीं करता, इसलिए मुझे याद भी नहीं रहता और याद रखना ज़रूरी भी नहीं समझता मैं। मुद्दा ये नहीं है कि कितने नंबर पे पहुंच गए, मुद्दा ये है कि आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ या नहीं हुआ। सो व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंप्लायंस एंड एथिक्स इन मार्केटिंग एंड इंश्योरेंस बिजनेस। आप अगर पहले बार भी आप मतलब आपने इंश्योरेंस में कदम रखा है तो भी आपको ये बातें समझ आएंगी। आप 50 साल से भी काम कर रहे हैं तब भी आपको ये नया लगेगा। मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा। सो you just need to learn the rules and the ethics of insurance sales. First of all, you need to build a strong brand. आप किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट यू आर द ब्रांड। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, आपकी व्हाट्सएप डीपी पे भी आऊंगा। एंड यू नीड टू यूज मार्केटिंग टूल्स टू अट्रैक्ट योर प्रोस्पेक्ट्स एंड योर क्लाइंट्स। तो आपको कौन कौन सी मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करनी चाहिए उस पर भी बताऊंगा। एथिक्स क्या होने चाहिए आपके, ठीक है, आपके कंप्लायंसेस किस टाइप से आप मीट करेंगे वो बताऊंगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कंप्लायंसेस एंड एथिक्स आर क्रिएट ट्रस्टवर्दी इंश्योरेंस प्रैक्टिस। अगर आप कंप्लायंस को ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी फ्रॉड नहीं करेंगे कस्टमर के साथ में। कोई भी कस्टमर आपके बारे में गालियां नहीं करेगा किसी दूसरे को, आपको कभी भी डाउनग्रेड नहीं करेगा। गूगल रिव्यू देने के लिए बोलोगे कभी भी वो 1 या 2 रेटिंग नहीं देगा, हमेशा 5 रेटिंग देगा। इट इज जस्ट बिकॉज कि आप कंप्लायंसेस फॉलो करते हैं। तो बेनिफिट क्या मिलता है, यही बेनिफिट मिलता है। दिस सेशन विल गिव यू द स्किल्स एंड द वर्क एथिकली आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर आपके बारे में नेगेटिव ना बोले। तो वो सारे के सारे लर्निंग्स में इस फंडामेंटल कोर्स में आपको आज देने वाला हूं। नाउ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड एथिकल सेलिंग। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या होते हैं। जैसे रेगुलेटर है हमारे इंडिया में, कौन है रेगुलेटर, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA भी बोलते हैं, और IRDAI इज द कंप्लीट फुल फॉर्म। जैसे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी है। ठीक है, और जैसे GST काउंसिल होता है, ऐसे दीपम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI। तो ये सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं। तो इंश्योरेंस का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, IRDAI। ठीक है, तो यहाँ पे विच इज जस्ट अ काइंड ऑफ ओवरव्यू दैट आई एम गिविंग फॉर द रिक्वायरमेंट पर्पजेस। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लीगल रेगुलेशंस। ठीक है, गवर्निंग इंश्योरेंस सेल्स। बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, लोकल रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या हैं, आपको IRDA के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अभी के अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके इंपॉर्टेंट लाइसेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। उसके क्या लीगल गाइडलाइंस हैं, उनको कैसे फॉलो करना है आपको ये पता होना चाहिए आपको। बस यही है रेगुलेटरी कंप्लायंस। अगर इतना कर लिया तो आपका लाइसेंस कभी रद्द नहीं होगा, कोई लीगल एक्शंस नहीं होगा आपके अगेंस्ट। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आप एथिकल सेलिंग करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी भी कंपनी, जिस भी कंपनी से आप हैं, LIC से हैं, SDFC से हैं, ICICI से हैं, सारी कंपनियां बढ़िया हैं। बट सारी की सारी कंपनीज को टारगेट कौन कर रहा है, IRDAI, which is the regulator of insurance industry in India. So we, being a financial advisor, being an insurance advisor, whatever you call yourself as an agent or advisor, so आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि बॉस हम एथिकल सेलिंग के प्रैक्टिसेस में जाएं, अनएथिकल तरीके से लालच में कस्टमर को बेवकूफ़ ना बनाएं, अपने फायदे के लिए उसको वो प्लान ना दे जो जिसमें हमारा ज़्यादा कमीशन होता है। दिस कम्स अंडर एथिकल। एथिकल सेलिंग इन्वॉल्व्स बीइंग ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट। अब मैं ये क्या समझाऊं, ऑनेस्ट समझते हैं आप, ट्रांसपेरेंसी समझते हैं। ठीक है, कोई चीज़ छुपानी नहीं है। एंड एक्टिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट। क्लाइंट को अपने पापा समझ के, अपनी मम्मी समझ के, अपने भाई बहन समझ के जिस दिन हमने प्लान बताना शुरू कर दिया, हम कोई गलत प्लानिंग दे ही नहीं सकते, बिकॉज वी हैव फील देम एज अ फैमिली मेंबर, right? It's about ensuring that the product and the services, whatever you are going to recommend, that truly meet the need of clients. नीड एनालिसिस कल ही बताया था, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो ट्रूली उसके नीड को मीट करना चाहिए, नीड को मीट करना चाहिए। ठीक है, विच विल डेफिनेटली गिव यू अ कंप्लीट good picture of yourself as an insurance advisor, or at the same time that will give the complete disclosure of the terms and conditions। जो भी फीस है, जो है सब उसको बता दीजिए। ठीक है, कई बार इंश्योरेंस एडवाइजर्स क्या करते हैं, मेडिकल कराते हैं, उसके बाद में कस्टमर मेडिकल का पैसा मांगता है। इसका मतलब आपने उसको बताया नहीं था कि आपका यहाँ पे सर्विस टैक्स कटेगा या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कटेंगे। उसके बाद अगर आप वापस लेते हैं तो बहुत मेडिकल का खर्चा आपकी जेब से देना होगा आपको। आप क्यों उसको अपनी जेब से पेटीएम कर रहे हैं, मत करिए। उसको पहले बता दीजिए कि कल को अगर आप हमारा ऑफर रिजेक्ट करते हैं देन द चार्जेस विल समथिंग, जो भी माइनस होके मिलेगा आपको पूरा 100% पैसा नहीं मिलेगा आपको। मुझे 4-5 लोगों के ऐसे कॉल थे, सर हमें तो हिम्मत ही नहीं हो रही, वो तो पूरा पैसा मांग रहा है। आपकी गलती है, आपने उसको पहले नहीं बताया था। उसको पहले बता दीजिए व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, व्हाट आर द स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस इन LIC। एक पॉलिसी को टाइप करने में ही 600-700 रुपये का खर्चा आता है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप। अपनी जेब से कितनों को पैसा देते फिरोगे। नाउ
रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूँ, ठीक है। इट इज़ माई प्रैक्टिस टू गिव यू अ वेरी सिंपल एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस, ताकि आपको पता चले कि ये सेशन जो मैं अटेंड कर रहा हूँ इससे मैं टेक अवे क्या लेके जा रहा हूँ, मुझे करना क्या है फील्ड में। सो नाउ यू जस्ट नीड टू रिव्यू योर सेल्स प्रोसेस, टेक सम टाइम, एनालाइज योर करंट सेल्स अप्रोच। आप किस तरीके से सेल्स करते हैं, आप कस्टमर से कांटेक्ट करने से लेकर के पॉलिसी बेचने तक आपका क्या रवैया होता है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू फॉलो। भूल जाइए सेल्स स्टेप, एक बार को अपनी सेल्स स्टेप जरा याद करिए कि आप करते क्या हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, क्या आप बार 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 कॉल करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, बार बार कोशिश करते हैं मन मान जाए, बंदा मान जाए बस कैसे करके। दीज आर द एरियाज वेर यू कुड मोर ट्रांसपेरेंट, मोर ट्रांसपेरेंट एंड जस्ट टू इम्प्रूव योर एथिकल स्टैंडर्ड्स। आपके अपने क्या स्टैंडर्ड है ये भी मैटर करता है। देखिए LIC का कुछ स्टैंडर्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस का अलग स्टैंडर्ड है, हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड है। बट बॉस, व्हाट आर योर स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू फॉलो फॉर योर सेल्फ, बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर, बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी बोलते हैं आप। तो वो एक बार आप प्लीज़ अपने अंतरात्मा से पूछें कि सच में क्या मैं बिना लालच के पॉलिसी बेचता हूँ, क्या मैं सच में कस्टमर के हित की बात करता हूँ। देखिए, आटे में नमक डाला जा सकता है, ठीक है, आटे की बोरी में 1-2 चुटकी नमक डाला जा सकता है, उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि नमक में आटा घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्रॉब्लम है। सो यू जस्ट नीड टू थिंक कि हम कहाँ पे हमको कौन सी चीज़ छुपानी है, कौन सी चीज़ बतानी है। बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें छुपानी नहीं है, बहुत ही अपफ्रंट, बहुत ही ब्लंट बोलना सीखिए आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, ताकि उसको कल को कोई क्वेश्चंस ना रहे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एक्शनेबल एक्टिविटी दैट यू कैन डू, यू जस्ट नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ एरियाज वेयर यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। ये तो देखिए मैं आपको नहीं जानता ना, पर्सनली तो आप ही जानते हैं अपने आप को, आपके अंतरात्मा को पता है कि मैं कैसा बिजनेस करता हूँ। देखिए, आप साल की 12 पॉलिसी करते हो तब भी आप मेरे लिए एक अच्छे अभिकर्ता हैं, आप 0 पॉलिसी करते हैं तब भी मेरे लिए एक अच्छे अभिकर्ता हो सकते हैं। मैटर ये करता है कि आपकी नीयत कैसी है, आपकी पॉलिसी बिक रही है नहीं बिक रही है, आप बिजनेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, दैट इज समथिंग विच आई डोंट इवन कंसिडर। मुझे बस इस बात से फर्क है कि आप ये सेशन किस नियत के साथ में ले रहे हैं और किस नियत के साथ फिर आप मार्केट में जा रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स आपको ऐसे मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मतलब उन्होंने एक ये धंधा बना दिया पॉलिसी बेचने को। मतलब डील हो रही है कि मैं इतने % कमीशन दूंगा, सोचिए सर। और उन्हीं लोगों के लिए मैंने आज जो वीडियो डाली है इसीलिए डाली है कि जो लोग कमीशन करके बिजनेस देते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों का धंधा आने वाले दिनों में चौपट होगा, इस बात की गारंटी समझ लीजिए। और मैंने उस वीडियो में कोई भी डराने की कोशिश नहीं की आपको, दिस इज फैक्ट। जितने भी रिसोर्सेज से मुझे पता चला है, अभी तो हमारे पास ऑफिशियल ब्रोशर नहीं है LIC का या IRDA का, बट जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, आप बहुत सारे लोगों के मुझे पर्सनल कॉल मैसेज आए, मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि कुछ मतलब मुझे कुछ डाउट्स थे, बट जो चीज़ें अवेलेबल थी उसके हिसाब से मैंने बता दिया। 1-2 कमेंट ऐसे है कि सर आप डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा हूँ यार, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ बॉस। आप अगर चीज़ों के हिसाब से नहीं ढलने के लिए तैयार होंगे तो आप मार्केट से गायब कर दिए जाओगे, मैं गायब हो जाऊंगा मार्केट से। तो अगर मैं गायब हो गया तो मेरी गलती से ही तो होगा ना, या तो मैंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, या तो मैं LIC को गालियां ही करते रहा फिर हमेशा के लिए, या तो मतलब मैंने अपना नहीं देखा कि मैं किस तरीके से खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ। पॉलिसीज चेंज होंगी, हम IRDA को नहीं रोक सकते, हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो बना सकते हैं आपके लिए, और ज़्यादा बोलोगे तो मैं टैग कर दूंगा PMO ऑफिस को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, LIC चेयरमैन को, LIC के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाके मैं कर दूंगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, हम इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से खुद को अपडेट कर सकते हैं। एक ही कंपनी के आप भरोसे ना बैठें, आप मल्टीपल पॉलिसीज़ के साथ में, मल्टीपल सोर्सेज के साथ में, मल्टीपल सर्विसेज के साथ में मार्केट में उतरें। कोई कंपनी रिप्लेस नहीं कर पाएगी आपको, हर किसी को आपसे बिजनेस चाहिए। कभी भी प्राइवेट इंश्योरेंस को LIC के साथ इस तरीके से कंपेयर मत करिए कि वो फ्रॉड है हम सही है, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। हर कोई IRDA ने लाइसेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो उसकी बिजनेस एथिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कैसे बिजनेस करता है ये सब आप जानते हैं, ठीक है। उसमें दोषारोपण मत करिए। अगर आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड में रहेंगे हमेशा तो उससे हमारी पर्सनैलिटी खराब होने लगती है, फिर हम हर चीज़ में कंप्लेन ही करने लग जाते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखते हैं, ठीक है। मैं खुद आपके लिए मैं स्टैंड लेता हूँ, आपने खुद देखा हो मेरी वीडियोस में, खुद जहाँ पे मुझे लगता है LIC यार ये सही नहीं है, मैं वहाँ पे वीडियो बना करके बाकायदा रिस्क लेता हूँ आपके लिए कि ये चीज़ गलत हो रही है LIC में। मैंने LIC के मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाए आपके कहने पे, मैंने LIC के ऊपर सवाल उठाए, मैंने प्राइवेट इंश्योरेंस को ब्लेम किया आपके कहने पे, और आपके खाली कहने पे नहीं, क्योंकि उस बात पे मेरी भी सहमति थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आप मेरे से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टॉप थिंकिंग जस्ट नेगेटिव वे। आप
आशावादी बनिए, निराशावादी मत बनिए। सो कॉल टू एक्शन इज दिस, यू जस्ट नीड टू लिस्ट अप योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग योर हैबिट्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स प्रैक्टिसेस दैट यू फॉलो इन द मार्केट। कभी भी कमीशन दे के बिजनेस करने की कोशिश मत करिए, आपको कोई पता ही नहीं है कि वो कमीशन वापस भी आएगा नहीं आएगा, और ये वैसे भी अनएथिकल प्रैक्टिस है। और जब आप कमीशन लेन देन करके बिजनेस करते हैं तो फिर वो आप एक एडवाइज़र कभी ज़िंदगी में नहीं बन पाएंगे, आप उस पैसे से कुछ कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। नाउ अंडरस्टैंडिंग IRDAI कंप्लाइंसेस फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स एंड कंपनीज। अगर देखिए अभी मैं कंपनीज को कवर नहीं करूँगा इसमें, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि सेशन लेंदी हो जाएगा करके मैंने हेडिंग डाल दी थी, बट कंपनीज के लिए क्या नियम है ये बाद में बात करेंगे। अभी हम अपनी बात करते हैं यार। कंपनी को समझाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट्स को समझाने वाले और नीयत से समझाने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो मैं इस चीज़ को करता हूँ, ठीक है। कंपनीज को समझाने के लिए अपने आप है काफ़ी लोग हैं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इंट्रोडक्शन टू IRDAI सब लोग जानते हैं, कोई बताने वाली बात ही थोड़ा ना है। आप IRDAI के बारे में हर बच्चा जानता है, जो भी जिसने LIC की एजेंसी ली है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी से आप हो, आपने एजेंसी ली है, तो आपका IRDAI का लाइसेंस तो होगा ही होगा, राइट। नाउ व्हाट इज IRDAI? दिस इज जस्ट अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो इंडिया में इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है बस, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री की रेगुलेटर है ये जो नियम कानून बनाएगी हर इंश्योरेंस कंपनी, नो मैटर वो टाटा जी की हो, रतन टाटा की हो, अंबानी की हो, किसी की हो, उनको फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो उनके टर्म्स गवर्नमेंट के साथ में कैसे हैं वो मैं उस चीज़ पर नहीं जाऊंगा, बट IRDAI जो रूल लेके आ रहा है वो बहुत सोच समझ के लेके आते हैं, उन पर बड़ी चर्चा होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी बैठते हैं, GST काउंसिल के साथ भी बैठते हैं, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के सलाह मशवरा करके वो कोई सर्कुलर लॉन्च करते हैं। तो उस चीज़ को हमें यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजर को और एट द सेम टाइम कंपनीज को उसको फॉलो करना होता है। ये चल रहा है फंडामेंटल कोर्स, इसमें बहुत डीप नहीं जा रहा मैं, ठीक है। मैं बेसिक समझा रहा हूँ। IRDAI क्या है, वाई कंप्लाइंस इज इंपॉर्टेंट जस्ट टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। इसकी जिम्मेदारी भाई मार्केट में ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम होना चाहिए। उसके बाद में पॉलिसी होल्डर के हितों की रक्षा होनी चाहिए, पॉलिसी होल्डर को स्कैम नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज क्लेम रिजेक्ट करने के बहाने ढूंढती हैं, लेकिन जैसे ही बात इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में चली जाती है, बीमा भरोसे पे कंप्लेन करता है कस्टमर, इंश्योरेंस कंपनी घुटनों पे आ जाती है और उसको उसका जितना क्लेम रिजेक्ट किया था उसका 3 गुना भी पैसा देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता। वो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि IRDAI डंडा कर देता है वहाँ पे। फिर इंश्योरेंस में जो रेगुलेटरी है वो और जो ग्रीवेंस सिस्टम है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अगर किसी कस्टमर ने दृढ़ निश्चय बना लिया कि मुझे कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, मेरे पास प्रूफ्स हैं, कंपनी क्लेम गलत तरीके से रिजेक्ट कर रही है, कंपनी की लंका लगा सकते हैं लोग, ठीक है। और वो होता भी है, आए दिन आप मीडिया में देखते होंगे किसी कंपनी को बहुत करोड़ों का पेनल्टी भी लग जाता है इस चक्कर में। तो ये ज़रूरी है कि कस्टमर के हितों की रक्षा हो, ये काम है IRDAI का, और काम है इंश्योरेंस एजेंसीज का, इंश्योरेंस कंपनीज का, कि उसके नियमों का पालन हम करें। अवॉइड लीगल पेनल्टीज एंड मेंटेन कंपनी रेपुटेशन। किसी भी कंपनी को कई बार आपने देखा होगा और कई लोग फ्रॉड क्लेम भी करते हैं, बंदा मर गया उसका पॉलिसी हो जाती है, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट बेचारा कमीशन के चक्कर में यही नहीं पूछता है बंदा है कहाँ, वो धड़ाधड़ पॉलिसी पे कर देता है साइन वाइन खुद के मार के। पता चला बाद में उसने डेथ सर्टिफिकेट जमा कराया, क्लेम दे भी देती है कंपनीज कई बार में, और बाद में पता चला वो क्लेम ही फ्रॉड था। तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज को भी बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे कस्टमर भी बहुत ओवर स्मार्ट है ना, मिस्टर इंडिया की तरीके से, तो ऐसा भी होता है। दोनों तरीके से गलत एक्टिविटीज़ होने का डर है, इसलिए IRDAI को बीच में आना पड़ता है कि भाई मैं रेगुलेटर हूँ, मैं सारी चीज़ें देखूंगा कि वो ये भी गलती करेगा तो पेनल्टी लगाऊंगा भर भर के, और नियम कानून सब मैं बनाऊंगा। सो दिस इज़ IRDAI। बहुत सिंपल तरीके से मैंने IRDAI को आपको बता दिया। इसके अलावा IRDAI का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, और ये जो रोल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। IRDAI रेगुलेशंस फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स, ठीक है। लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे लाइसेंस लेते हैं आप लोग। ऑलरेडी आप लाइसेंस लेके ही बैठे हो, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, आप किसी को गाइड कर सकते हैं। कोई बच्चा पॉलिसी एजेंसी लेना चाहता है, आप उसको हेल्प कर सकते हैं। प्री लाइसेंसिंग क्वालिफिकेशन क्या होती है, रिन्यूअल के क्या तरीके हैं, क्या नॉर्म से चले जानते हैं थोड़ा सा। स्टेप्स ये बहुत मैंने डिटेल में इसलिए लिखा हुआ है ताकि जब मैं आपको इसके नोट्स दूंगा तो आप शायद किसी की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। स्टेप्स टू ऑब्टेन एन LIC एजेंसी। देखिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लेने का लगभग तरीका सेम होता है, इसलिए मैंने LIC एजेंट्स को रिप्रेजेंट किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजर्स ऑन दिस चैनल इज ऑलमोस्ट 85% इंश्योरेंस एजेंट इज फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, इसलिए मैंने LIC लिखा हुआ है। आप बुरा मत मानना प्राइवेट वाले, तो आप भी यही प्रोसेस आपका लगभग यही है, ठीक है, डोंट वरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए, एजुकेशनल 10वीं पास होनी चाहिए। प्री लाइसेंसिंग ट्रेनिंग होती है आपकी 25 घंटे के आसपास में, पहले ऑफलाइन होती
होती थी, आज के डेट में ऑनलाइन भी होने लग गई है। आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, शायद 500-1000 रुपये के आसपास फीस होती है IRDA की। वो करने के बाद में IRDA का एक एग्जाम होता है, पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन भी होता है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन भी होने लग गया है। पहले एक सेंटर डेजिग्नेटेड होता था, आज के डेट में ब्रांच लेवल पे भी अलग अलग सेंटर खुल गए हैं, तो और ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया मतलब आपके लिए IRDA का लाइसेंस उसके में बैठना, ठीक है। और आपको फिर लाइसेंस का आप जो है आप लाइसेंस मिल जाता है, तो आप IRDA सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइज़र बन जाते हो। बस बहुत ही सिंपल तरीका है। कोई भी आपके चिर परिचित भाई बहन अगर एजेंसी लेना चाहते हैं, उनको ज़रूर ये आप गाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम मतलब उतना बिजनेस नहीं करते हैं जितना कि हमें एजेंसी रिन्यूअल के लिए चाहिए होता है हर साल में। अगर LIC की बात करें तो 12 पॉलिसी चाहिए होती हैं या 1.5 लाख का प्रीमियम चाहिए होता है, ऐसा कुछ है। और वो चेंजेस होते रहते हैं, उसमें कई और भी नियम हैं। और आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में हो सकता है कुछ और नियम होंगे, बट आपको हर साल लाइसेंस रिन्यू करना होता है, ठीक है। अगर आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो गया तो उसके बाद में फिर रिन्यू करने के लिए आपको क्या है, अलग अलग रिन्यू लाइसेंस करने के लिए अलग अलग आपको रिन्यूअल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती हैं। क्या पता ट्रेनिंग करनी होती हो, क्या पता IRDA एग्जाम के लिए बोलता हो, या फिर ब्रांच में सारे क्लियरेंस करने होते हो, आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट साइन करना हो सकता है, आपको कुछ एक प्रॉमिस नोट देना पड़ सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। फिर जो भी ब्रांच लेवल पे आपके इंटरव्यूज़ होते हैं वो डिपेंड करता है। मुद्दा ये है कि रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस होना चाहिए और हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपकी एजेंसी टर्मिनेट होगी तो अब आप एजेंसी रीइंस्टेट करा ही नहीं सकते, करा सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी फ्रेंड्स? अभी मैं सबके कमेंट लूँगा, डोंट वरी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इसके ग्रुप अपना जो इसका लिंक है वो शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ में। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है एथिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, जो कि IRDA बोलता है इस चीज़ को। अगर आप मेरा कंटेंट आप वेरीफाई करेंगे तो IRDA की वेबसाइट में ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। IRDA की वेबसाइट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, इंश्योरेंस है। ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बी ट्रूथफुल विद योर क्लाइंट्स। कभी भी ये झूठ मत बोले कि 30 तारीख को पॉलिसीज सारी की सारी बंद हो रही हैं। सारी की सारी पॉलिसीज बंद नहीं हो रही हैं। जो बेस प्लान है वो और राइडर्स में कुछ अपग्रेडेशन हो सकती है। LIC का जो फोटो आपने मुझे भेजा था उसमें लिखा हुआ है बंद हो रही है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि वो रिवाइज हो रही हैं। अगर मैं LIC के शब्दों के हिसाब से जाऊं तो फिर बंद हो रही है, और बंद होगी नहीं इस बात की मैं गारंटी आपको अभी दे रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या करेंगे, पॉलिसी उसको 910 को कुछ और बोल देंगे, एक टेबल नंबर चेंज कर देंगे, अंदर कुछ चेंजेस हो जाएंगे। सरेंडर पॉलिसीज़ जिसने अभी तक पॉलिसी ली हुई है उनके सरेंडर नियम वैसे ही चलते रहेंगे 2-2 साल वाले के हिसाब से। बट 1 अक्टूबर से जो भी पॉलिसी लेगा, ये नियम आने के बाद में फिर वो पॉलिसी 1 साल के बाद में सरेंडर कर सकता है। और कस्टमर के हिसाब से 70-80% पैसा IRDA के हिसाब से उनको देना है। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज का बहुत बड़ा नुकसान है, बट क्या करें, IRDA ने डंडा किया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनीज को उसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे। एंड एट द सेम टाइम पॉलिसी ज़्यादा सरेंडर हो सकती है इस चक्कर में। एक बात ये भी है, अगर पॉलिसी ज़्यादा सरेंडर होंगी, लोगों को पता है कि यार मेरा अगले साल ही 80% पैसा मिल सकता है, तो वो कोशिश करेगा कि सरेंडर हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ब्रांड योरसेल्फ, यू नीड टू गो डीप डाइव इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स, ताकि आपकी बात पे भरोसा करे वो। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं बैग में रखा हुआ है अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सेकंड रुकिए। रिलेशनशिप क्या होती है मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। आज की ही सेल है मेरी, बीच में मैंने कहाँ रख दिया वो देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, रिलेशनशिप का एग्जाम्पल, ठीक है। विद ड्यू परमिशन ऑफ माई क्लाइंट मैं उनका नाम हाइड कर दूंगा, साइन हाइड कर दूंगा। अगर किसी को दिख रहा हो, ये चेक देखिए, इसमें लिखा हुआ है LIC ऑफ इंडिया, पढ़िए ध्यान से। कोई अमाउंट लिखा हुआ है नीचे, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई अमाउंट लिखा हुआ है? नहीं ना, इट इज़ ब्लैंक चेक, दिस इज ब्लैंक चेक। दिस इज द ट्रस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स अपॉन मी। मेरे क्लाइंट मुझे ब्लैंक चेक देते हैं, आई विल डिसाइड कि कितना प्रीमियम देना है मुझे। अब आप सोचिए, दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट यू शुड हैव विद योर क्लाइंट्स। क्लाइंट को इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि कृष्णा कितने का चेक भरेगा। क्लाइंट को इस बात के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कहीं 5 लाख तो ना भर दे, 50 लाख तो नहीं भर दे। मुझे पता है कि उसको उसकी बेटी के लिए मेरे को कितने की पॉलिसी देनी है।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये ब्लैंक चेक ऐसे हवा में नहीं आते, इसके लिए टाइम लगता है, इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है क्लाइंट के लिए। क्लाइंट को अपने घर का सदस्य बनाना पड़ता है, उसको पॉलिसी लेने से पहले अनकंडीशनल हेल्प करनी पड़ती है। उसकी दुकान है तो दुकान में सपोर्ट करना पड़ता है, मतलब उसकी दुकान का बिजनेस मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ यहाँ तक सोचना पड़ता है। उसका बच्चे का बीटेक में एडमिशन हुआ तो वो कौन से कॉलेज में जाएगा ये मुझे सोचना पड़ेगा। उसकी बेटी को अगर कहीं से ट्रेनिंग लेनी है, कोचिंग लेनी है, फिजिक्स वाला से ट्रेनिंग ले रही है, तो वो हमने डिसाइड किया है कि कैसे ले सकती है, क्या फीस होगी वहाँ की, मैं जाऊँगा, मैं भागूंगा, आप दुकान में रहिए। दिस इज काइंड ऑफ सर्विसेज, दिस इज एक्सेप्शनल सर्विसेज, दिस इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग सर्विसेज दैट वी कैन गिव टू अ क्लाइंट। तब मिलता है ब्लैंक चेक, ऐसे हवा में नहीं मिलता। और आप सोचते हैं माफ़ी चाहूँगा, बट कई बार हम ये सोचते हैं कि हम पहली मीटिंग में जाएं और कस्टमर हमें हमारे मुंह मांगा प्रीमियम दे दे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। और ये कस्टमर आप बताइए कल को LIC सारा ऑनलाइन भी कर दे, क्या ये मेरे को छोड़ के जाएंगे? ये कस्टमर जो मुझे ब्लैंक चेक देते हैं, कभी नहीं। इनका एक फ़ोन जाता है और आधे घंटे में मैं या मेरा एग्जीक्यूटिव उनके घर पे पहुंच जाता है। दिस इज काइंड ऑफ ट्रस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप विद द क्लाइंट्स। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, जस्ट अ मैसेज। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज फैक्ट। आज की सेल है मेरी, 20 लाख की पॉलिसी हुई, ठीक है, और मैंने ही डिसाइड किया है कितने का देना करके। अभी फॉर्म, मतलब एक तरीके से फॉर्म में उन्होंने साइन कर दिया, डिटेल मेरे पास ऑलरेडी मेरे रिकॉर्ड में रहती हैं, जस्ट साइन। मैं आपको फॉर्म भी दिखा सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बोलता हूँ कि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। कौन सा प्लान दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, मुझे पूरी गारंटी होनी चाहिए, उस प्लान की गारंटी में लेना चाहिए, तब जाके। ऐसा नहीं कि कल को सर जी मैं कहाँ आप कहाँ, बस मुझे तो कमीशन से मतलब है। ऐसे ये चलने वाला नहीं है सर, अगर आप इस माइंडसेट से काम कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्या है, सुइटेबिलिटी, रेकमेंड प्रोडक्ट दैट फिट एज पर क्लाइंट नीड। ठीक है, क्लाइंट की नीड में फिट बैठना चाहिए प्रोडक्ट, उस हिसाब से हम पॉलिसी हमें डिज़ाइन करनी है, देनी है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, अभी मैंने जैसे आपको उसका चेक तो दिखा दिया, लेकिन आपको मैंने उसका बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिखाया, उसका साइन नहीं दिखाया, उसका नाम नहीं दिखाया, तो आप कभी भी ज़िंदगी में पता नहीं कर पाएंगे कि वो किसका था। दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। मैं आपको प्रूफ के लिए मैंने खाली आपको SBI का चेक दिखा दिया, उस पर LIC ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, अमाउंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, अमाउंट मैं भरूंगा। ठीक है, ये होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। आप कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट किसी को शेयर ना करें उसके। ठीक है, कंप्लाइंसेस, फॉलो ऑल लॉज एंड IRDA गाइडलाइंस। IRDA के जो नियम हैं उनका पालन करें, तब आप जो है एक एथिकल प्रैक्टिस करने वाले अभिकर्ता माने जाएंगे। प्रोफेशनलिज्म के साथ थोड़ा सा काम करें। कभी भी, भले ही आप सैटरडे संडे में ही क्यों न जा रहे हो कस्टमर के घर पे मीटिंग पे छोड़िए, आप कोई बॉन्डे देने जा रहे हो, कोई रिसिप्ट देने जा रहे हो, अरे खाली मिलने ही जा रहे हो, बॉस फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, जूते पहन के जाइए। मेरा ये प्रोस्पेक्ट है, मैं आज भी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आज सैटरडे था, मीटिंग थी मेरी, तो मैं गया प्रॉपर अपना पूरा मतलब गेटअप अच्छे से बना करके, साफ सुथरा नहा धो करके, प्रेस करके कपड़ों में, जूतों में पॉलिश करके, हाथ के नाखून वगैरह काट के, ब्रश करके, अच्छे से बैग में सारी चीज़ें मेंटेन करके गया। इससे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि टाई वाई पहन के जाओ, बिल्कुल आप गुची का बैग लेके जाओ, आप हज़ारों रुपए के कपड़े बड़े महंगे ब्रांडेड, बट आपका सिंपल पोशाक ऐसी होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। भले कितना ही ट्रस्ट वाला बंदा क्यों ना हो, उसको वही नहीं देखेगा, आपको कोई और भी देखेगा। आपके गले में आपका लैनियार्ड लगा होना चाहिए। कई बार तो हम इस बात से शर्माते हैं, LIC एजेंट और इंश्योरेंस एडवाइज़र, यार मैं LIC का लैनियार्ड जेब में रख के घूमते हैं। वो जेब में रखने के लिए नहीं है, वो आपके उसके लिए है, लोगों को दिखाने के लिए है, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एंड द 4th लार्जेस्ट रिलायबल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। सो इसको हल्के मत लीजिए, उसकी बहुत वैल्यू है। मिस सेलिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, इफ़ यू आर डूइंग मिस सेलिंग, दिस द मिस सेलिंग क्या होता है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसा देते हैं जो उसकी नीड में फिट नहीं बैठ रहा हो, हमने अपने कमीशन के लालच में, जैसे कल मैडम का फ़ोन आया था, उसको यूलिप दे दूँ क्या, मैंने आज तक कोई यूलिप नहीं करी हुई है, उससे क्या होगा, वो मिस सेलिंग होगी, कल को वो गला पकड़ेगा हमारा। दिस इज़ मिस सेलिंग। मिस सेलिंग तब होती है जब हम अपने फ़ायदे की बात सोच रहे हैं या फिर अपना काम निकालना चाह रहे हैं, उसको झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, किसी दूसरे एजेंट के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं उसके सामने, कभी ना करें ये गलती आप। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, आपको फाइन लग सकता है, प्रोस्पेक्ट्स के दरवाजे हमेशा के लिए, क्लाइंट के दरवाजे हमेशा के लिए हमारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, हमारा लाइसेंस जब्त हो सकता है, हमें रेपुटेशन का डैमेज हो सकता है, 10 लोगों को हमारे बारे में नेगेटिव बातें बोलेगा, और हमारे ऊपर लीगल केस भी हो सकता है। और अमेरिका में बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ऊपर, ये मिस सेलिंग की वजह से और अनप्रोफेशनल ट्रीटमेंट की वजह से। मैं मजाक में नहीं कह रहा, मैं डरा नहीं रहा आपको, बट ये
बाहर हो रहा है तो बहुत जल्दी इंडिया में भी होगा। इसके लिए आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। पॉलिसी नहीं मिलेगी प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से झूठ मूठ बोल करके अपना काम निकालने के लिए सर पॉलिसी बस बंद हो रही है फिर तो कुछ LIC में मिलेगा ही नहीं, मत बोलिए कस्टमर को ऐसे। 2 दिन के लालच के चक्कर में झूठ मत फैलाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो में भी बोला है आपसे कि आप ऐसा मत बोलिए। जो LIC बोल रही है वो बोलिए, और उसमें अपने तरीके से कुछ तोड़ मरोड़ करके स्टेटमेंट देने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कस्टमर आज बहुत अवेयर है। वो LIC के ऑफिशियल ऐप पर जाएगा, LIC के कस्टमर केयर में फ़ोन करेगा, अपडेटेड जानकारी लेगा और फिर हमें गालियाँ देगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे फंडामेंटल कोर्स में ही ये चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। अभी 14 कोर्सेज और बताऊंगा, उसमें मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा क्यों नहीं करनी है सारी चीज़ें, इसके और क्या नुकसान हो सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ फॉलो एथिकल प्रैक्टिस। अगर आपके पास में रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे से मेंटेन करोगे, प्रोस्पेक्ट के फाइल वगैरह अभी की बता रहा हूँ क्या क्या, तो आप कोई भी फाइन, कोई भी लीगल इश्यूज को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपने कंप्लाइंसेस को फॉलो किया हुआ है। आपका ट्रस्ट मार्केट में बनेगा। आप कोई भी ऑडिट आपका करेगा तो उसमें कोई खामियां नहीं निकलेंगी। कोई भी इंस्पेक्शन कर ले आपके डॉक्यूमेंट्स का, उसको दिक्कत नहीं होगी। डिस्प्यूट्स को आप बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपने प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में चीज़ें मेंटेन करके रखी हुई हैं, आप कस्टमर को बार बार नहीं मांगोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। कंटिन्यूटी सपोर्ट स्मूथ इन ऑपरेशन। इसका फ़ायदा ये भी है कि आपका स्मूथ तरीके से बिजनेस चलता रहेगा। रिन्यूअल बिजनेस, रिपीट बिजनेस आने पर भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन मैनेज रहेगा, हमें कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बड़े अच्छे से आप रन कर पाओगे। ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन किस टाइप के, मैं एक एक डॉक्यूमेंट का नाम नहीं लिख सकता, बट क्लाइंट की फाइल। अब क्लाइंट की फाइल में पॉलिसी डिटेल में कुछ भी आ सकता है। क्लाइंट की फाइल में क्या होता है, उसका KYC डॉक्यूमेंट हो गए, ADMS फाइल होगी, हमारा 300 नंबर, 600 नंबर, जो भी फॉर्म है उसका 360 नंबर, उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट का, ITR का कॉपी, सैलरी स्लिप, जो भी उसने दिया था। ठीक है। फोटो, एक एडिशनल फोटो, उसके सिग्नेचर का एक फोटो, जो भी है ये सारा सारा पॉलिसी फाइल में आपके पास एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन होना ही चाहिए। वो आपके पास में रिकॉर्ड में रहना चाहिए, और एक आपको ईमेल में भी रहना चाहिए। कभी जरूरत पड़े तो तुरंत क्लाइंट मांगे तो पूरी फाइल ईमेल कर सकते हैं उसको हम, ताकि उसको भी लगे यार इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे चीज़ें मैनेज करके रखता है ये मैंने बहुत बाद में सीखा। जब चीज़ें दिक्कत होने लगी तो फिर मेरी ज़रूरत पड़ी, मैंने सारी चीज़ों को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन, कॉपीज़ ऑफ ऑल सोल पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसी उसकी हैं उनकी कॉपीज़ आपके पास में होने चाहिए, हार्ड मतलब प्रिंट आउट, फोटो कॉपी, ताकि उसको कभी दिक्कत हो तो आप तुरंत निकाल के फाइल में, और एक फाइल बनाए हर कस्टमर के। बिजनेसमैन बनाने की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, एजेंट की नहीं। आपका भले ही ऑफिस आज ना हो, हर कस्टमर की एक फाइल बनाइए। ऑफिस में देखिए हर कस्टमर की एक फाइल होती है। ठीक है। उसमें वो पूरा धागा वागा लगा के रखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको उसमें, और सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी, ADMS फाइल सारा उसमें। ऐसे हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको भी तो ज़रूरत पड़ सकती है। LIC के पास जाने से पहले तो हमारे पास आएगा ना कस्टमर। ठीक है। ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड, उसने कौन सी पॉलिसी कब जमा करी, उसकी एक एक रसीद आपके पास प्रूफ के तौर पे होनी चाहिए। बॉस रसीद से काम कुछ नहीं होता, मैं जानता हूँ, लेकिन रसीद एक प्रूफ है, उसने पेमेंट कब तक दिया, क्या दिया है, सब पता चलने के लिए आपके पास होना चाहिए। प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट्स की भी कॉपीज आपके पास में होनी चाहिए। और उसके बाद में सेल्स मटेरियल, आपने उसको कौन सा ब्रोशर दिया था सेल्स के टाइम पे, उस पर साइन करा लीजिए पॉलिसी सेल होते ही। उसको आपने कौन सी प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने आपको लेटर हेड का एक फॉर्मेट दिया था, मैंने बोला था कार्बन कॉपी लगा करके नीचे से एक कॉपी आप रखना जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एक कॉपी उसको दे देना। तो जो कॉपी आपके पास में है कल आप उसको बता सकते हो, बॉस देखो मैंने ये बताया था। झूठ मत बोलो। कल को प्रोस्पेक्ट बोल सकता है आपने तो बोला था कि मुझे 2.5 करोड़ मिलेगा। नहीं सर मैंने तो बोला था 1,85,00,000। बोलेगा नहीं 2.5 करोड़ बोला था। 1 मिनट रुकिए सर, दिखाता हूँ मैं, जरा रिकॉर्ड चेक करता हूँ। ये देखिए मेरी ये फाइल है, उस दिन की डेट है, मेरे लेटर हेड में लिखा हुआ है, मैंने ये प्रेजेंटेशन दी थी। अब आपका प्रेजेंटेशन कहाँ है, जरा वो दिखाइए। तो वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। अब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, वो बोलेगा, आपको भी लगेगा यार आप, और आप भूल भी जाएंगे उतने टाइम में किसको क्या बताया। हर रोज 25 प्रेजेंटेशन देते हैं हम लोग, 25 डॉक्यूमेंटेशन, 25 कोटेशन निकालते हैं हर रोज, कितनों का याद रखेंगे हम। इसलिए माय डियर फ्रेंड जरूरी है रिकॉर्ड मेंटेन करना। सेल्स मटेरियल, ब्रोशर वगैरह क्या दे रहे हो सब रिकॉर्ड में मेंटेन करिए आप, एक एक
क्लाइंट्स के। कॉरेस्पॉन्डेंस, आप उसको ईमेल भेज रहे हो या उससे व्हाट्सएप में कुछ चीज़ें मंगा रहे हो, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, उसने क्या आपको भेजा है और आपने क्या मंगाया है और आपने क्या रिस्पॉन्स किया है, उसने क्या रिस्पॉन्स किया है। कई बार हाइट वेट से रिलेटेड, कई बार उसका फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन वो आपको क्या दे रहा है, एवरी सिंगल थिंग का आप रिकॉर्ड मेंटेन करिए। कल को कब आपके गले की फांस बन जाएगा कोई चीज़, आपको भी नहीं पता। दिस इज़ फंडामेंटल कोर्स। मैं इसीलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको ये चीज़ अभी क्लियर कर रहा हूँ, ताकि फंडामेंटल कोर्स में ही आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। अब ये मेरा फेवरेट टॉपिक एक तरीके से, पर्सनल ब्रांडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब आप ये उम्मीद ना रखें कि मैं इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, ये फंडामेंटल कोर्स है। इसमें आपको मैं एक हिंट दे दूंगा, ठीक है। बिल्ड योरसेल्फ एज अ पर्सनल ब्रांड। अब मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी दिक्कत जो मुझे दिखती है आपकी डीपी देख करके बहुत सारे लोगों की। आप मेरी डीपी देखिए व्हाट्सएप में, मेरी डीपी, और एक ही डीपी मिलेगी आपको मेरा स्टेटस कभी कभी आपको चेंज होता हुआ दिखाएगा, लेकिन मेरी डीपी कभी चेंज नहीं होती। बॉस, दिस इज माई ब्रांड इमेज। वो कृष्णा लोधियाल की ब्रांड इमेज है। आप मेरे को शकल से जानते हो। मैंने देखा हुआ है किसी ने कोई मोटिवेशनल कोट चिपका रखा अपने डीपी में, किसी ने कुछ अजीबोगरीबी चीजें लगा रखी हैं। आपके मोटिवेशनल कोट से कोई मोटिवेट नहीं होगा, मैं पहले आपको ये बता दूं। आपका कस्टमर प्रोस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक छोटे से, मैं एक छोटा सा एजेंट हूं, तो मैं अपनी ब्रांडिंग कैसे करूंगा आप बताओ। रतन टाटा की फोटो लगा के घूम रहे हैं, सोचो, डीपी में रतन टाटा जी की फोटो। आप इज्जत करते हैं, मैं भी इज्जत करता हूँ, सब इज्जत करते हैं उनकी। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप मतलब डीपी में उनकी फोटो लगा के घूम रहे हैं हम लोग। अरे डीपी में अपनी फोटो लगाइए, कोई बढ़िया ऐसी फोटो लगाइए, कोई देखे तो उसको लगे कि यार ये, हाँ यार ये बंदा लुकिंग गुड। कुछ ब्रांड इमेज लगाइए सर। ये आपको लग रहा होगा कि ये बकवास कर रहा है बंदा, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपकी पॉलिसी सेल होगी या नहीं होगी आपकी डीपी पे भी डिपेंड करता है। आप मेरी बात या तो मान लीजिए या तो मत मानिए, आपकी मर्जी है। मैं तो 365 दिन मैंने कमिटमेंट दिया, मैं तो आऊँगा। आपको कौन सा सेशन अटेंड करना है, क्या करना है, आपकी मर्जी है। मार्केट में बहुत पैसा लेके चीज़ें हो रही हैं, आप सब जानते हैं। आप कैसे लर्निंग ले रहे हैं, आप कितना बेनिफिट उठा पा रहे हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, एक्सपोजर के साथ बोलता हूँ। ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज होते हैं मेरे पास में, तभी मैं बोल रहा हूँ आपको। अपनी डीपी आज के आज मैं सब लोगों की डीपी चेक करूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपको कोई ऑर्डर दूँ, कोई मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेरे को इतना ट्रस्ट किया है, आप मेरी बातें फॉलो करते हो, तो प्लीज़ अपनी डीपी चेंज करिए सर, प्लीज़ अपने डीपी चेंज करिए और एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखिए अपने बारे में। और वो नहीं लिख सकते, एटलीस्ट जैसे मैंने लिखा है मैन ऑफ वैल्यूज़। ये बहुत सिंपल चीज़ है, मैन ऑफ वैल्यूज़। मैं मैन ऑफ वैल्यूज़ हूँ, मैं अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ। इसमें मैंने एक सेंटेंस में मैंने अपने, जो भी मुझे व्हाट्सएप में चेक करेगा उसको पता चल जाएगा ये क्या मतलब किस टाइप की पर्सनैलिटी वाला बंदा है। मेरी इमेज देख के उसको पता चल जाएगा कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मेरे चेहरे के हाव भाव देख करके। एक तो मैंने कल इतनी खतरनाक डीपी देखी, एक 4 लड़के नीचे खड़े हैं, फिर उनकी पीठ में 3 लड़के और खड़े हैं, फिर एक लड़का खड़ा है, फिर लास्ट में एक और लड़का खड़ा है। वो कोई स्टंट कर रहे थे शायद, और वो LIC एजेंट है, और उन्हें ग्रुप भी छोड़ दिया मेरा। मैंने सिर्फ इतना बोला उनसे, मैंने कहा सर डीपी क्या है आपकी, आप एक अभिकर्ता हैं? कहा सर जी हाँ मैं अभिकर्ता हूँ। मैंने कहा ये डीपी चेंज करिए, ये आपका बिजनेस नंबर है? कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा ये बिजनेस फोटो नहीं है फिर आपके यहाँ पे? शायद बुरा मान गए, ग्रुप ही छोड़ के चले गए। तो ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले ही सेशन में बोला होगा, पहले सेशन में, कि अपना एटीट्यूड और अपना ईगो अगर हम नहीं छोड़ सकते हैं, मैं आपको लिख करके स्टैम्प पेपर में देने के लिए तैयार हूँ, आप इस बिजनेस में ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। आप दुनिया के किसी भी, आप टॉनी गॉर्डन से ट्रेनिंग लेके आ जाइए, आप संजय तुलानी से ट्रेनिंग ले लीजिए, आप सफल नहीं हो पाएंगे, या मैं सफल नहीं हो पाऊंगा अगर मैं अपना एटीट्यूड साइड रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डीपी चेंज करना आप। इसलिए प्लीज़ आप अपने डीपी चेंज करिए, एक प्रोफेशनल फ़ोटो खिंचवा लीजिए। अगर आपके नहीं है तो टाई सूट पहनिए, और एक बोलिए वाइफ को मैं स्माइल कर रहा हूँ, ज़रा फ़ोटो खींचे। अब करिए तो सही यार, प्लीज़ करिए इसको। कोई नहीं बता रहा, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे, 5-5 10-10 ट्रेनिंग करके बैठे हैं हम लोग, और आज के डेट में वो डीपी इतनी अनप्रोफेशनल चीज़ें हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नहीं मानते तो मत मानिए, मैंने तो बता दिया आपको, ठीक है। फोकस योर पर्सनल ब्रांड इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ प्रोफेशनली, एंड द रेपुटेशन व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव। मैं वही चीज़ें बोल रहा हूँ जो मैंने लिखा, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई हैव प्रैक्टिस दिस सेशन ऑल्सो। Focus is emphasizing kind of in professionalism in your behavior,
इन योर रिलायबिलिटी एंड योर कोर वैल्यूज़। आप इसको एम्फोसाइज करना शुरू करिए, प्रोफेशनलिज्म लेके आइए थोड़ा सही सही एवरी सिंगल डे। मैंने बोला ना 0.1% भी अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं दैट इज़ फार इनफ। एक दिन में कोई गड्ढा नहीं खुदता या फिर कोई भी एवरेस्ट पर नहीं चढ़ता। पहले बेस कैंप में जाता है, पहले सामान खरीदता है, फिर पहले ट्रेनिंग लेता है, फिर सामान खरीदता है, फिर छोटे मोटे ट्रेनिंग कोर्सेज करता है, फिर उसके बाद में कंचनजंगा फतेह करता है, फिर और जो त्रिशूल पंचाचोली इनको फतेह करता है, उसके बाद में फिर वो एवरेस्ट फतेह करता है। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बहुत स्पीड जाने की कोशिश मत करिए, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। 365 दिन है हमारे पास, 300 दिन और भी हैं लगभग। आप छोटी छोटी चीज़ें आप प्लीज़ इंप्रूव करिए, आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा नहीं हो तो मुझे बता देना, ठीक है। लिवरेजिंग डिजिटल मार्केटिंग, ये देखिए ये आहा मोमेंट है एक तरीके से। यूजिंग ऑनलाइन टूल्स, सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट टू प्रमोट योर ब्रांड एंड एंगेज विद योर पोटेंशियल क्लाइंट्स। वेबसाइट भले ही आज की डेट में अभी भी हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, मेरी है, मतलब फ्री वाली है, तो इसको भी और प्रोफेशनल करने की बातें मैं आगे ब्रांडिंग में बताऊंगा आपको पर्सनल, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कराऊंगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट अपना एक बढ़िया फेसबुक पेज बना सकते हैं, फ्री है यार। यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ट्विटर अकाउंट बना सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पे कुछ मतलब मोटिवेशन इंफोटेनमेंट वाला कंटेंट डाल सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के नियम कानून समझा सकते हैं लोगों को। अलग अलग कॉन्सेप्ट जो मैंने 36 LIC कॉम्बिनेशंस दिए हैं आपको, उनके बारे में आप बताइए लोगों को। 36 शॉर्ट्स वीडियो बनाइए, क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग? किस लिए दिए हैं मैंने वो कॉम्बिनेशंस आपको? उनका यूज़ करिए। बेनिफिट क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव है ये सारी चीज़ें। आपका लगभग इक्वल टू ज़ीरो अमाउंट लगेगा इन सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में, सोशल मीडिया में। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं सर, बताइए। करिए, फ़ायदा होगा आपको। एनहेंस ऑनलाइन प्रेजेंस, आप लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी है, जो भी ब्रांड, जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हैं, उसके थ्रू लोगों के पास जाना शुरू करिए। फिजिकली कितने लोगों को मिल पाइएगा? 3, 5, 10, 20 मैक्सिमम एक दिन में। अगर आप ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं 50-100, बट एक दिन में अभी मैंने वीडियो डाली, शायद 7-8 हज़ार व्यूज़ आ गए। 7-8 हज़ार इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने मैं प्रकट हो गया यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। आपने भी देखी होगी, देखिए आज की वीडियो देखिए आपने, जो वीडियो मैंने बनाई है आज। क्या सच में आपका कमीशन ज़ीरो हो जाएगा? फर्स्ट ईयर कमीशन वाली वीडियो देखी ना? तो वो कैसे देख पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है और मैंने आपको भेज दी, आपने वीडियो देख ली, आपको मेरी बात समझ में आ गई। यही तो करना है। आप फिजिकल जाइए, मैं मना नहीं कर रहा, फिजिकल का तो अपना इंपॉर्टेंस है, बट डिजिटल भी तो जाइए। पॉलिसी भले ही ना मिले, लेकिन आपकी ब्रांडिंग तो होगी यार। फ़ायदा होगा उससे आपको, आज नहीं तो कल फ़ायदा होगा। एक्शनेबल एक्टिविटी क्या है? अपडेट योर प्रोफाइल्स। आप रिफ्रेश करिए, जैसे मैंने बोला आपको, आपकी व्हाट्सएप डीपी रिफ्रेश करिए, चेक करिए आपने क्या लिखा हुआ है अपने इंट्रो में, प्लीज़ अपडेट करिए उसको, कुछ बढ़िया लिखिए। मोटिवेशनल कोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, मोटिवेशन फ्री में मिलता है, वो किराए का मोटिवेशन होता है, किसी का कुछ वो नहीं होता है मोटिवेशन में, 2 मिनट के लिए होता है। और जब तक हमने कुछ यूनिकनेस नहीं है हमारे पर्सनैलिटी में, हमसे कोई मोटिवेट होगा क्यों, पहले तो ये बताइए आप। है ना? रतन टाटा से हो सकता है हम मोटिवेट हो जाएं, लेकिन उनकी डीपी लगा के आप क्या कर रहे हो यार? आपके पे कोई कमीशन मिल रहा है रतन टाटा से आपको? बहुत ही अजीब सी बात है ये। पोस्ट कंटेंट, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, शेयर करिए। आप बस डीपी में लगा देते हैं 100-100, 150-150 फोटोज़, क्या होगा यार उससे? सबसे ईजी तरीका क्यों अपना रहे हो? काम ऐसा करो कि थोड़ा मुश्किल हो, काम ऐसा करिए कि थोड़ा सा एफर्ट्स लगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, ये वीडियो बनाना बहुत टाइम लगता है, आंखों में छींटे मारने पड़ते हैं मेरे को रात को, कोई आंखें चुंधी आ जाती है मेरी, लेकिन बनानी पड़ती हैं। लेकिन मुझे पता है इसके फ्यूचर रिटर्न्स मेरे को मिलेंगे, मेरी ब्रांडिंग तो होगी कम से कम। आप शायद 10 बार मेरी वीडियोस देखते होंगे दिन में, तो वो कैसे हो पा रहा है? वो उसके पीछे मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। मैं भी चाहता, मैं भी एक पेज का ले आता प्रेजेंटेशन, उसमें हेडिंग लिख के आता, बोलता माय डियर फ्रेंड्स ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, चलिए थैंक यू सो मच, हमारा हो गया 365 दिन में से 90 बार वीडियो कंप्लीट। मैं भी कर सकता था ऐसे, बट माय डियर फ्रेंड, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप जो कंटेंट बोल रहे हैं उसको एक तरीके से। अब मैं बताता हूँ यूजिंग मार्केटिंग कोलेट्रल्स इफेक्टिवली, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं वो भी बता दिया। आप कोई भी, अगर कोई मार्केटिंग मटेरियल आपके पास में है, कोई ब्रोशर है, कोई फ्लायर है, कोई बिजनेस कार्ड है, कोई भी कम्युनिकेशन मैसेज है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।
आप सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं, आप प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हैं। फोकस एक ही होना चाहिए कि आपका जो मटेरियल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई अनएथिकल बातें नहीं लिखी होनी चाहिए। कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है समझ में आता है, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे मैंने 36 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, 2.5 महीने लगा करके मैंने बनाए वो पोस्टर, तो उनमें बहुत प्रोफेशनलिज्म का ध्यान दिया गया है। अपीलिंग साउंड होता है जब आप उसको देखेंगे, उसी पे आ रहा हूँ अभी। प्रैक्टिस करिए उसको, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, मार्केट में लेके जाइए। ईमेल, नेटवर्किंग इवेंट जहां मिल सकता है, मेले वेले बहुत लगते हैं। आप 1500 2000 रुपये दीजिए और आपको जगह मिल जाएगी। बांटिए वहाँ धड़ाधड़, 1000 दो पैम्पलेट बांटिए, काम आएगा आपके पास। अगर आपको लग रहा है बकवास पुराने बातें हो गई, नहीं, ये बहुत इंडिया इमोशनल कंट्री है, यहाँ पे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन से भी बिजनेस आता है सर, आप मानिए। नाउ कॉल टू एक्शन इज LIC कॉम्बो ई बुक। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं ली है ई बुक? ठीक है, मेरा मुद्दा सिर्फ आपको ई बुक देना नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि आपके नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ानी है, आप नंबर ऑफ लाइफ पे काम करिए। ठीक है, आज मैंने ये जो पॉलिसी फाइनल करी है, ये इनकी बेटी की है, इनके बेटे का, इनकी वाइफ का और इनका, 3 पॉलिसी मेरे पास ऑलरेडी पहले से चल रहा है, सारा कुछ लाइफ, हेल्थ, जनरल सब मैं देख रहा हूँ। इनकी बेटी का पॉलिसी बजाज अलियंस इनका शायद चल रहा था, ठीक है, बजाज अलियंस का, उसका भी पोर्टफोलियो मैं मैनेज कर रहा हूँ। बट मैंने कहा कि आपकी बेटी का नाम मेरे को रजिस्टर में चाहिए, पंजाब सर से सीख के उन्होंने ये शब्द बोले, आपकी बेटी का नाम मेरे रजिस्टर में आ जाएगा। तो उन्होंने एक एक्टिविटी बताई थी, वो वाली ट्रॉफी वाली एक्टिविटी, ठीक है, आपने शायद उनका कोर्स किया नहीं किया पता नहीं, करना चाहिए, मैं बोलूँगा आपको करना चाहिए, मैंने किया है। तो वो एक्टिविटी मेरे दिमाग में आई, मैंने आपको भी उसकी फ़ोटो भेजी होगी ट्रॉफी की। अब मैंने क्या किया, वो ट्रॉफी लेकर के, मैंने आपको बोला भी था, मैं पहले ही दे के आ चुका था, अनकंडीशनल, पूरी फैमिली का इंश्योरेंस नहीं हुआ था, तभी वो ट्रॉफी उनके घर में जा चुकी है। बढ़िया सा नाम लेकर के आशा, और उसकी उनकी बेटी का नाम लेकर के हेमलता के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ में। बीमा परिवार, अपना कोई मार्केटिंग नहीं, कोई कृष्णा लोधियाल नहीं, कोई LIC नहीं, कुछ नहीं। हाँ, LIC का लोगो उसमें मैंने डाल दिया ताकि उनको रहे कि किस कंपनी का है। और पूरे परिवार के साथ में फ़ोटो खिंचाई, सबने स्माइल की। क्या वाव मोमेंट होता है उस टाइम पे, पूरी फैमिली सिक्योर, और उनको एक बीमा परिवार की बड़ी से 800-850 रुपये की ट्रॉफी। अब वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं बार बार देखेंगे, उन्होंने अपने कमरे में लगा रखी हो ठीक है, उनकी शायद वो दूसरी या तीसरी ट्रॉफी है लाइफ की, तो उन्होंने कोई अचीवमेंट वैसे नहीं किया, लेकिन उनके पापा ने उनके लिए ये चीज़ की और मैंने उनको ट्रॉफी दी, कितना अच्छा लगा सोचिए। वो तो कहते मैं इसको दुकान में रखता हूँ नीचे, मैंने कहा नहीं, वो बच्चों को रखने दो, बच्चे मोटिवेट होंगे उसको देख करके। एक बीटेक कर रहा है, एक फिजिक्स वाला में पढ़ाई कर रही है, 11वीं में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं जो एक्टिविटीज़ आपको बोल रहा हूँ बीमा परिवार वाली, आप उस हर लाइफ, नंबर ऑफ लाइफ बढ़ाइए, इससे हमें हमारे क्लब मेंबरशिप में फ़ायदा होगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हर रोज़ आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, आपका बस बढ़िया बिजनेस होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम उसके लिए एफर्ट्स कर रहे नहीं कर रहे हैं। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने यही बोला, मार्केट छोड़ के मत जाइए, टिके रहिए आप, भले ही आपकी पॉलिसी हो रही हो, आपकी पॉलिसी नहीं हो रही हो, आपको ब्रांच से कुछ भी बोला जा रहा हो, तो धमकियाँ दी जा रही हो, छोड़ दीजिए। आप बस याद रखिए कि आप लगे हुए हैं या नहीं है, पॉलिसी हो या ना हो, आपका होगा पॉलिसी। मुझे बहुत सारे लोगों का पहले आता, सर नहीं हो रहा, काम नहीं चल रहा, मैं बोलता था होगा होगा होगा। अभी परसों धड़ाधड़ रिसिप्ट भेजने चालू कर दिया उन्होंने, सर 7 पॉलिसी, सर 4 पॉलिसी, कृष्णा सर थैंक यू सो मच, 8 पॉलिसी, एक तो कह रहे 80 पॉलिसी, 90 दिन में 80 पॉलिसी, मजाक नहीं है ये रिजल्ट है ई बुक का मार्केट में। उन्होंने बहुत ही रेगरसली मार्केटिंग करी ई बुक की, और 80 पॉलिसी 3 महीने में। अभी 3 महीने पूरे भी नहीं हुए मेरे लाइव सेशन को, सोचिए आप। तो क्या कॉस्ट है इसकी? 499। क्या होता है इससे? मेरे एडिटर की सैलरी भी पूरी नहीं होगी इससे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यू नीड टू हैव दिस ई बुक, आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। और कल तो मैं आपको ऐसी एक इमेज देने वाला हूँ इस ई बुक के अपडेटेड वर्जन में, जहाँ पे आपको प्लान डिटेल सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। कल शाम के मेरी कमिटमेंट है, आप करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ आपको। बस मेरा हो चुका है यहाँ पर डन, हमने 5वां सेशन कंप्लीट कर लिया है। आई होप, मैंने पूरी जान लगा दी थी, मैं एक घूंट पानी तक नहीं पिया बोलते हुए, मुझे याद भी नहीं रहा मुझे प्यास लगी है करके। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पूरी जान लगा दी अपने, जो भी मैं आपको बेस्ट दे सकता था दिल से, जो मैं कुछ मैंने छुपाने का कोशिश भी नहीं किया। अपने सारे ट्रेड सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। आपके अंदर दम है तो आप कॉपी करके दिखाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? करिए कॉपी, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, आपका फ़ायदा होगा यार, करिए, आपका फ़ायदा होगा। मुझे आप दुआ ही तो दोगे, बद्दुआ थोड़ा ना दोगे, और आपकी दुआ मेरे लिए काफ़ी है, मेरा भला भगवान कर देगा, डोंट वरी।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आप कोई भी फीडबैक है मेरे लिए, कोई कंप्लेन ही सही, कोई रिकमेंडेशन, कोई फीडबैक, प्लीज़ आप भेजिए मुझे। कोई चीज़ जो आप चाहते हैं मैं इम्प्रूव करूँ, ज़रूर बताइए। मैं तो आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में भी हैं, एक्सपीरियंस में भी हैं, हर चीज़ में मुझसे बड़े हैं। मैं तो ऑब्वियसली आपका बताया हुआ फीडबैक एक्सेप्ट करता ही हूँ, और करना भी चाहिए अपने बड़ों, जो भी फीडबैक आप देते हैं। बट हाँ, जहाँ पे बात मेरी तरफ से चीज़ों की है, उसकी मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। ये कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, आप सब समझदार हैं, ठीक है। पूरी मेहनत से मैं चीज़ें आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ई बुक जितनों ने नहीं ली है, लीजिए। आपका फ़ायदा ना हो तो मुझसे आप वो 499 वापस ले लेना। एक सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आपको तुरंत वापस कर देंगे। लेकिन आप पहले उसको 3 महीने यूज़ करिए। मेरा कोई मतलब मनी बैक गारंटी बोलता हूँ मैं इसको एक तरीके से। मेरे पर आज तक एक व्यक्ति नहीं आया जिसने मुझे ई बुक का बोला कि कृष्णा भाई मेरे पैसे वापस दे दो। भगवान की कसम खा के बोल, एक व्यक्ति को मैंने 1 रुपये वापस नहीं किया, क्योंकि मांगा ही नहीं किसी से, किसी ने मेरे से। आप सोचिए, पहले था ही इतना अफोर्डेबल, ठीक है, उसके बाद में उसका फ़ायदा ही हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप यूज़ करिए, आपका फ़ायदा होगा। उसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, ये बुक है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप देख लीजिएगा। और ये इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा व्हाट्सएप चैनल का भी मिल जाएगा, और इसी यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, करिए प्लीज़ करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी बात मुझसे रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।